हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट लेयर होता है। आउटरमोस्ट लेयर में किसका होगा? एनिमल सेल का आउटरमोस्ट लेयर होगा। और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होगा? इट इज़ द सेकेंड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो डिफरेंट मॉडल्स है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स जो 60 to 70% होता है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे लिपिड्स होता है, और थर्ड नंबर पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद थोड़ा सा फॉस्फेट भी होता है और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच्ड रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉडल के बारे में देखा था, क्योंकि जो ये मॉडल जो डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कस कर पा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको नॉलन रस्का ने डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। सो बात अगर करें कि जो हम लोगों ने उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जो मेन आउटपुट हमारे पास आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 layers, so it is made up of 3 layers, and due to it contain 3 parts, so it is called trilamellar। तो 3 साइंटिस्ट इसमें मेनली जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से या डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया। मेनली पहला जो साइंटिस्ट है वो डेनियलियन डेफसन मॉडल बोलते हैं। उन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो एक अल्फा प्रोटीन का बना होता है, और बीच में जो 2 लेयर होते हैं वो लिपिड के लेयर होते हैं, लिपिड बाय लेयर, और इंटरनल जो लेयर होता है वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन का होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन दोनों आउटर साइड एंड इनर साइड में होता है, और बीच में क्या करता है? ये उसको सैंडविच करता है, यानी बीच में जो 2 लेयर होगा लिपिड का, वो दोनों लेयर के बीच में सैंडविच रहेगा। तो ये उन्होंने बताया था किसने? डेनियलियन डेफसन ने। उन्होंने ही बायोमेम्ब्रेन सिस्टम टर्म इस्तेमाल किया था कि जो मेम्ब्रेन है वो बायोमेम्ब्रेन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मेम्ब्रेन होंगे वो लगभग सेम टाइप के होंगे। तो इन्होंने किसने डिस्कस किया? डेनियलियन डेफसन ने। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो ये डिस्कस नहीं कर पाए कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होगी, वो ये चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाए। तो उसके बाद एक सेकंड साइंटिस्ट आए 1959 में, रॉबर्टसन। उन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम था यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। चूंकि ये मॉडल उन्होंने दिया था इसलिए इसको दूसरा नाम दिया गया रॉबर्टसन मॉडल। 1959 में उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन ना होकर के एक्सटेंडेड प्रोटीन होता है, यानी सीट के जैसा होता है, और वो प्रोटीन अल्फा ना होकर के वो प्रोटीन क्या होता है? बीटा प्रोटीन होता है, और वो एक सीट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। यानी आउटर साइड एंड इनर साइड में जो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होंगे वो एक्सटेंडेड प्रोटीन होंगे, और उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? उसकी जो थिकनेस होगी वो 20 एंगस्ट्रम होगी। यानी आउटर जो एक्सटेंडेड प्रोटीन्स होगा उसकी 20 एंगस्ट्रम, अंदर वाली होगी उसकी 20 एंगस्ट्रम, और बीच में जो लिपिड बायलेयर्स होंगे वो बायलेयर्स की थिकनिंग जो होगी वो 35 एंगस्ट्रम होगी। यानी ओवरऑल थिकनेस के बारे में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होगी, सबसे पहले डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या था? रॉबर्टसन। उन्होंने ही बताया था कि ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रम होती है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो एक और मॉडल दिया गया 1972 में, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और वो मॉडल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था। ठीक है। तो इसको देने वाले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने वाले 2 साइंटिस्ट थे। उनका नाम था S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन। 1972 में दिया गया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, यानी इन द सी ऑफ लिपिड द आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन इज फ्लोटिंग। यानी कहने का मतलब समुद्र एक सी है, सी में जो सी लिपिड का है, और उसमें छोटे छोटे आइसबर्ग्स जो है वो उसमें क्या होता है? इम्बेडेड होते हैं। यानी आइसबर्ग जिस तरह से सी में तैरते रहते हैं उसी तरह से स्विम करता रहता है, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, लिपिड के बीच बीच में क्या होता है? प्रोटीन, उसमें आइसबर्ग की तरह क्या होता है? वहाँ पे अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। तो उन्होंने यही बताया था। उसके बाद उन्होंने
ये बताया था कि कैसे लिपिड के साथ ग्लाइकोजन अटैच रहता है उस या ग्लूकोज अटैच रहता है, उसको क्या बोला गया, ग्लाइकोलिपिड। और जो ग्लूकोज ये यूँ कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट अटैच विद द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड कंबाइंडली ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड मेक्स द ग्लाइकोकैलिक्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं होता है। जनरली ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम एसिमेट्रिकल। सो तो ये बात उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने प्रोटीन के बारे में डिस्कस की कि कुछ प्रोटीन सरफेस पे होते हैं, यानी आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उस प्रोटीन्स को बोला गया ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो लिपिड्स के अंदर, यानी पूरा इस आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन क्या होता है उसमें इम्बेडेड रहता है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टनल प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड टनल प्रोटीन, और इसी को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसी का नाम दिया गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका मेन फंक्शन ये था। तो सबसे एक्सेप्टेड यही मॉडल था, और इसको दिया था किसने, एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन 1972 में। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अगर हम ट्रांसपोर्ट करें, यानी जो मटेरियल है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जैसे डिफरेंट गैसेस एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करें कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज एक्टिव पैसिव प्रोसेस एंड सेकंड वन इज द पैसिव प्रोसेस। कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रोसेस से जाएगा, पैसिव प्रोसेस एंड एक्टिव प्रोसेस। अगर कोई मॉलिक्यूल्स, इफ एनी मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू पैसिव प्रोसेस, देन देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी का इस्तेमाल वहां पे नहीं होगा। एंड चूंकि सिंस देयर इज नॉट यूज ऑफ एटीपी, सो दिस प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। यानी पैसिव प्रोसेस, यानी पैसिव प्रोसेस के थ्रू कोई मॉलिक्यूल जाएगा वो स्लो प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे जाएगा और वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। एंड सेकेंड वन इज द एक्टिव प्रोसेस। इन एक्टिव प्रोसेस इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा, एटीपी का इस्तेमाल होगा, और चूंकि एटीपी यूज हो रहा है इसलिए दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। तो फास्ट प्रोसेस की बात करें, अब पैसिव प्रोसेस, अगर पैसिव प्रोसेस होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल, जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा। यानी हम एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे वाटर टैंक जो बना होता है वो छत पे बना होता है, तो अगर छत को जैसे ही हम टैप खोलते हैं क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी डिफरेंस होता है, हायर एनर्जी डिफरेंस, यानी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल। यानी इस नेचर में किसी का भी ये प्रोसेस होता है कि अगर वो फ्लो करेगा तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो करता है। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या किए, तो ये जो अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी अपने आप आए, दैट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर को फिर से उस टंकी में फिर से वाटर को डालना होता है तो क्या होता है, मोटर इस्तेमाल करते हैं। और मोटर जब चलाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसके थ्रू हम क्या किए, एनर्जी का इस्तेमाल किए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि एक्टिव प्रोसेस में जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से, कहने का मतलब अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ डालना होगा तो एक्टिव प्रोसेस, यानी अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर हायर कंसंट्रेशन से अपने आप लोअर कंसंट्रेशन से मूव करे, दैट इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस, और वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे इसका समझेंगे। बात करते हैं पैसिव प्रोसेस। इसमें जनरली कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, मैंने बताया था प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं और इधर से ये मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और यहीं पे घूम जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैरियर। यानी ये मॉलिक्यूल जो इस साइड है उसको इस साइड लाना हो तो ये कैरियर की तरह काम करता है, इसको पकड़ेगा और इस साइड से इसको यहाँ पे लाके दे देगा, तो दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। तो इसमें जो पैसिव प्रोसेस होते हैं, कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जनरली जिधर वाटर मॉलिक्यूल्स हायर होंगे उधर से कहाँ जाएगा, जिधर लोअर होगा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है दो मीडियम, तो यानी दो सेल, एक सेल में अगर एक सपोज करो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर से वाटर मॉलिक्यूल मूव करके इसमें जाएगा। इसमें अगर क्या है, सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स उसको या इसी को वाटर मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसको कहा जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच सॉल्यूट आर डिसॉल्व। यानी सॉल्यूट को जिसमें डिसॉल्व करवाते हैं, सॉल्यूट सॉलिड होता है उसको सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डिसॉल्व कराते हैं। और आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसॉल्विंग
एक तरह का हमारा जो लिक्विड बनता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो पैसिव प्रोसेस है उसका टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ पैसिव प्रोसेस जनरली दो तरह से होते हैं। पहला डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए किसी भी रूम में आप क्या करते हैं, सेंट छिड़कते हैं। जैसे ही सेंट स्प्रे करते हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या होता है, आसानी से मूव करता हुआ चला जाता है। क्यों? इसलिए चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू जब वन प्लेस से अनदर प्लेस जाएगा तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हायर प्रेशर है, उधर लोअर प्रेशर है, यहाँ से ये डिफ्यूज होके उस जगह पे चला जाएगा। तो वैसे ये एक एग्जांपल से हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर डिफ्यूजन होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल वर्क करेगा, यानी इट इज परमिएबल फॉर बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी इस केस में अगर इस तरह का कंडीशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर सॉल्वेंट है, इधर ज्यादा सॉल्वेंट है, इधर कम सॉल्वेंट है, इधर ज्यादा सॉल्यूट है, इधर कम सॉल्यूट है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हायर से लोअर की तरफ होगा, यानी मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की तरफ। और अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट भी हाई से लो की तरफ मूव करेगा। है बात समझ में? तो यानी इन द डिफ्यूजन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आसानी से मूव कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस कंडीशन में क्या होगा, परमेबल होगा फॉर द बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। क्लियर ना? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन आवर बॉडी। अगर हमारे टिश्यू में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें CO2 प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, वो CO2 क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है, और बॉडी में बाहर से क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। वो ऑक्सीजन कैसे जाता है, थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Osmosis is the process in which the molecules are transferred through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane किसको बोलते हैं? Semi-permeable membrane हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि semi-permeable membrane में एक एग लिया था। एक एग को मैंने बताया था ऊपर से क्या करो, छेद करके पूरा लिक्विड मटेरियल को बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद इसको क्या करो, डाइल्यूट HCl में डाल के छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या बनता है, ये बचता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बचता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये हम कर सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि ये सॉल्वेंट को सिर्फ जाने तो देगा, यानी जो सॉल्वेंट है उसको तो जाने दे देगा, बट सॉल्यूट मटेरियल को ये जाने पास आउट होने नहीं देगा। तो कैसे मेजर करते हैं इसको, तो ये अब मान लिया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गया तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें वाटर डालते हैं। इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। इसमें शुगर सॉल्यूशन दिया, इसका नाम क्या है, थिसलफनेट। ठीक, अब ये थिसलफनेट, इसको थिसलफनेट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे जैसे ये क्या इस एक्सपेरिमेंट को हम रन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें एंटर करना शुरू हो जाता है। ये H2O जो है इसमें एंटर करना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो इसका लेयर है वो ऊपर तक आ जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स में भर जाते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जैसे ही हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्स इनटू दिस शुगर सॉल्यूशन एंड द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इज राइजिंग, एंड दिस एंट्री ऑफ वाटर इनटू द शुगर सॉल्यूशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोसिस। क्लियर? तो अब ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो अब एक यही पे एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यानी अब देखो ये इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करें और प्रेशर अप्लाई करके इस वाटर मॉलिक्यूल को फिर से हम यहां पे ले आए। यानी इसका डिफिनेशन अगर बात करें कि एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड, यानी द एक्स्ट्रा प्रेशर up to which the water molecules do not enter into the sugar solution, yeah, the extra pressure which inhibits the entry of water into the sugar membrane through plasma membrane, that is called the osmotic pressure. क्लियर? यानी ये जो हम प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इस वाटर की एंट्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू रोक दें, दैट इज कॉल्ड द क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो गई। अब इसमें ऑस्मोसिस की बात करें तो कोई भी जनरली लिविंग सेल की बात करें तो वन सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल का वो थ्रू द ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि अब ऑस्मोसिस के थ्रू कोई भी सॉल्यूशन एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑस्मोसिस बोला जाएगा। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पहला है फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? When a cell is transferred into an external solution, when a cell is transferred into an external solution and there is no net movement of water into the cell or exit to the cell या into the solution, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी एक्सटर्नल सॉल्यूशन लिए हम, उसमें एक सेल को हम डाल दिए, डालने के बाद ना सेल से वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट बाहर जाए, ना एक्सटर्नल सॉल्यूशन से कोई सॉल्वेंट अंदर आए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, यानी एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन टू द सेल सॉल्यूशन। यानी सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कंडीशन और बाहर का कंडीशन जो है वो दोनों सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट of H2O between two separated, किससे सेपरेट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेपरेटेड सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है और अगर नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है वाटर का तो इस कंडीशन को बोलेंगे, यानी जो दोनों सेल है ये मान लो ये सेल ए और ये सेल बी, अगर नेट मूवमेंट इधर से या किसी तरफ से ना हो तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आई बात समझ में? अब अगर तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इस कंडीशन में सिर्फ ओनली एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ H2O अक्कर, यानी इतना जितना मॉलिक्यूल इधर जाएगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा इधर भी, यानी एक्सचेंज होगा बट ट्रांसफर नेट मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें कि अगर कोई भी सेल है और अगर इसको यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ये सेल है, अगर सेल के अंदर
को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर आए, दिस इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इंडोऑस्मोसिस। यानी अगर हम किसी भी सेल को एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन में डालते हैं, इफ a cell is placed into an external solution, then the entry of water into the cell occurs, that is called the endosmosis, and due to this the size of the cell swells, यानी increase and the cell swells, यानी वो जो सेल होता है उसी साइज बढ़ जाती है क्योंकि बाहर से पानी की एंट्री हो जाती है। सो दिस एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक आई बात समझ में? यानी कोई भी सेल है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को जो जिसमें डाला गया है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? इसी में बात करें तीसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात अगर करें तो अगर कोई सेल यहां पे डाला गया, अगर सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। यानी if a cell is placed in a solution, then the water molecules comes out from the cell through exosmosis, that is called the external solution is called hypertonic solution, and inside the cell that is called the hypotonic solution। यानी ये सेल अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इस सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मतलब ये प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और इस सॉल्यूशन जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है जहाँ पे मैंने सेल को प्लेस किया, ये सॉल्यूशन बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, काफी क्वेश्चन आते भी हैं और एक साथ पूछे जाते हैं एमपीएससी में अच्छे क्वेश्चन। तो मान लीजिए सपोज करो एक क्वेश्चन है, सेल ए एंड सेल बी, इसको मैंने क्या किया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको भी डाला, इसको भी डाला, तो रिजल्ट क्या हुआ? ए बर्स्ट बट बी डू नॉट बर्स्ट। क्यों? क्या रीजन था कि बर्स्ट, ए बर्स्ट हुआ, बी बर्स्ट नहीं हुआ? और पहला क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन ये है, नेम द सेल ऑफ ए एंड बी। यानी ये कौन सा सेल है, कहां से इसको लिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो है आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी आज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनेली है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।